आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से, जहां पर आग से हाहाकार मच गया। चलती बस में भयानक आग लगी है। इस बस में 42 यात्री सवार थे। एक बाइक के टकराने के बाद इस बस में भीषण आग लगी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे धू-धू कर ये जलती हुई बस आपके सामने, और दूसरी तस्वीर आपको आग पर काबू पाने के बाद की नजर आ रही है और कितनी बुरी तरीके से ये बस क्षतिग्रस्त हो गई। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काफी लोगों के हताहत होने की यहां पर जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कुर्नूल की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश की, जहां पर बस आग का गोला बन गई। चलती हुई बस में बाइक से टकराने के बाद आग लग गई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि कुर्नूल जिले के चिन्ना टेकूर गांव के पास हुई भीषण बस आग दुर्घटना के बारे में जानकारी मिली है। गहरा सदमा पहुंचा है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है आधिकारिक रूप से। हालांकि अभी जो पूरे आंकड़े उनका आना बाकी है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण यह हादसा होगा। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। कई लोगों के झुलसने की जानकारी मिल रही है। कई लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। हताहत होने की भी यहाँ पर कई लोगों की जानकारी मिल रही है। मृतकों का आंकड़ा बड़ा हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से जो आंकड़ा है वो सामने आना बाकी है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया है और दुख व्यक्त उन्होंने किया है। बस में भीषण आग लगी और इनिशियल जानकारी के अनुसार ये बस एक बाइक से टकराती है और उसके बाद बस में अचानक से आग लग गई और ये आग फैलती ही चली गई। इतना विकराल रूप ले लिया आग ने कि पूरी बस को जलाकर खाक कर दिया। बस जलकर कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बस का कोई भी हिस्सा फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रहा है। यहां पर पूरी की पूरी बस इस वक्त लोहे के एंगल में तब्दील हो गई है, क्योंकि बस का पूरा हिस्सा जलकर खाक हो गया है। आप इसी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण यहां पर आग लगी। और जब ये आग लगी तो आसपास अफरा तफरी भी देखने को मिली। आग की जो लपटें हैं वो पहले से ही दूर से ही दिखाई देने लगी थी और उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयंकर ये आग आगे बढ़ती हुई चली गई, पूरी बस को अपनी चपेट में लेती हुई चली गई। इस बस में बताया जा रहा है 42 यात्री सवार थे। आगे और भी ज्यादा जानकारी मिल सकेगी, उसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। जल्द ही पूरे मामले को सामने रखा जाएगा, लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट साझा किया और साथ ही लिखा है कि ये जो दुखद घटना हुई है इसके बारे में जानकर सदमा है, गहरा सदमा है, और उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में यह भीषण हादसा हुआ और उसके बाद पूरी की पूरी बस जलकर खाक हो गई। और इस पर जो भी अपडेट होगा एबीपी न्यूज आगे आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शामली की, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश फैजल ढेर कर दिया गया है। भोगी माजरा के जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ जिसमें फैसल मारा गया है। संजीव जीवा गैंग का बदमाश बताया जा रहा है फैजल, जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। एक सिपाही के पैर में भी गोली लगी है। थाना प्रभारी और एसओजी प्रभारी बाल बच्चे, एक सिपाही के पैर में गोली लगी, घायल हो गए, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। लेकिन यहां पर देखिए लगातार बदमाशों को पकड़ने का जो काम है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है और शामली में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश फैसल ढेर कर दिया गया है। भोगी माजरा के जंगलों में पुलिस के साथ फैसल की मुठभेड़ हुई थी और इसी मुठभेड़ में फैसल मारा गया है। मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था, ये सब उन सबके शूटर रहे पहले से, और जब वो लोग जेल में थे तो उस समय इनका प्रयोग लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। संजीव और उनकी मृत्यु के पश्चात बाद में शाहरुख पठान इस गैंग का लीडर हुआ और वो इनको यूज करने लगा। 2015 में इस गैंग ने स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज्यादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या कर दी थी और उसमें भी ये लोग जेल गए थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से मिल रही है, जहां पत्रकार की हत्या मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी विशाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। विशाल और साहिल पर हत्या का आरोप है। साहिल की गिरफ्तारी के लिए
तलाश लगातार जारी है। हर्ष होटल में पत्रकार पर हमला किया गया था, तो पत्रकार की हत्या मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। यहां पर मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं दूसरे आरोपी साहिल की तलाश लगातार जारी है। वो फरार होने में कामयाब रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्रकार की हत्या मामले में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। आरोपी विशाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि विशाल और साहिल पर हत्या का आरोप है। साहिल की गिरफ्तारी के लिए तलाश लगातार जारी है, क्योंकि साहिल फरार होने में कामयाब हो गया। लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था, और फिलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय की तरफ से ईंट फेंकने को लेकर भारी बवाल हो गया। विसर्जन में शामिल युवक धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। जैसे ही मूर्ति शोहरतगढ़ नगर पंचायत में पहुंची, आरोप है कि एक खास समुदाय के लोगों ने उस पर ईंट फेंक दिया। खबर फैलते ही युवकों में भारी आक्रोश फैल गया और नारेबाजी शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक नगर पंचायत में मूर्ति को रोककर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन युवक अनशन पर बैठे रहे। इस दौरान लोगों में काफी नाराजगी थी। गुस्साई भीड़ पुलिस से कार्रवाई की मांग करने लगी। इस दौरान इलाके में सड़कें भी जाम हो गई। बाद में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी समझाने के बाद अनशन खत्म कर दिया गया और मूर्ति को आगे बढ़ाया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। दिल्ली के कई इलाकों में 2000 टीमों को तैनात कर दिया गया है। 376 एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 266 वाटर स्प्रिंकलर से लगातार साफ सफाई का काम हो रहा है, और वाटर स्प्रिंकलर करने का जो काम है वो ये मशीन कर रही है। AQI में 50 अंकों के सुधार का दावा भी यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार देखिए, दीपावली के समय दिल्ली में अलग अलग इलाकों का जो AQI है वो वेरी पुअर की कैटेगरी में, अनहेल्दी की कैटेगरी में पहुंच गया है। ऐसे में फिलहाल सरकार की भी तैयारी अब सड़कों पर नजर आ रही है। तो दिल्ली वालों, तैयार हो जाओ। अब राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए साइंस का जादू दिखने वाला है। जी हां, दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद ये बताया है कि 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार जो कृत्रिम बारिश है वो हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सरकार की अपनी पूरी तैयारी है ताकि वायु प्रदूषण में जो कमी है वो लाई जा सके। हालांकि अभी दावे किए जा रहे हैं कि 50 अंकों का सुधार जरूर हुआ है। जो एयर क्वालिटी है वो दिल्ली की लगातार खराब की श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में एयर क्वालिटी को सुधार करने के लिए कृत्रिम बारिश पहली बार 29 अक्टूबर को हो सकती है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में आग से हाहाकार। चलती बस में लगी भयानक आग। तो इस हादसे में 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, जब ये बस में आग लगी, बस में 42 यात्री सवार थे। एक बाइक से टकराने के बाद ये जो बस है आग का गोला बन गई, और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। 12 लोगों की मौत हुई है। 15 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बाइक से टकराने के बाद ये बस आग का गोला बन गई और भीषण आग इस बस में लगी। पूरी की पूरी बस जलकर खाक हो गई। लगातार ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि बड़ा नंबर हो सकता है, आंकड़ा बड़ा हो सकता है। और ऐसे में देखिए, मृतकों का जो आंकड़ा है वो 12 बताया जा रहा है। अभी की मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है। 15 लोग घायल हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि जिन्होंने अपने को खोया उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया। लेकिन ये भयानक आग लगी, यह हादसा हुआ बस के साथ बाइक के टकराने के बाद, और उसके बाद बस में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण आग में 12 लोगों की मौत हो गई है। ये भयानक हादसा हुआ है। कुर्नूल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक काबू पाया जाता पूरी की पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी और 12 लोगों की मौत हो गई है झुलसने की वजह से, क्योंकि ये जो आग है इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला होगा, अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिला होगा। और ऐसे में 42 लोग क्योंकि इस बस में सवार थे, 12 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना के पानी में भव्य तरीके से छठ मनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन सच ये है कि यमुना का पानी अभी भी जहरीला बना हुआ है। जिस कालिंदी घाट पर सरकार भव्य छठ मनाने की तैयारी कर रही है, वहां का पानी ना तो नहाने के लायक है और ना ही आचमन करने के लायक है। आचमन करने के लायक तो बिल्कुल ये पानी फिलहाल नजर नहीं आता। सफेद झाग के साथ बह रहा यमुना का पानी अभी भी काला और बदबूदार ही नजर आ रहा है। ये वो पानी है, ये वो पानी है पूरा मटमैले रंग का, काले रंग का, जिसके अंदर दिल्ली सरकार इस बार लोगों को छठ पूजा में स्नान करवाने वाली है। झाग हटाने के लिए सरकार नाव से केमिकल का छिड़काव करा रही है। जहां जहां केमिकल पहुंचा, झाग खत्म हुआ, जहां नहीं वहां स्थिति वैसी की वैसी ही रही। नाव नहीं चल रही है झाग हटाने के लिए, तब क्या स्थिति है देखिए जरा। ये देखिए सामने की तरफ आपको ये पूरा हर तरफ झाग ही झाग दिखाई देगा। छठ को सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब तमाम सुविधाओं के साथ त्योहार भले ही भव्य तरीके से मना लिया जाए, लेकिन आचमन के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर तो सवाल बरकरार हैं। देखिए, यमुना नदी साफ सुथरी दिखे, इसके लिए झाग खत्म करने वाले केमिकल तो डाले जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि उस केमिकल से यमुना का सिर्फ झाग हटेगा, उसके गंदे पानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब छठ से पहले नदी में सफेद झाग को ढूंढ ढूंढ कर उसे खत्म किया जा रहा है। जो सिलिकॉन डिफोमर नाम के केमिकल की जो धारा है उसे झाग के ऊपर डाला जा रहा है। अब ये जो केमिकल है ये ना यमुना को साफ करता है, ना ही यमुना के किसी भी पैरामीटर को ये केमिकल बेहतर करता है। उल्टा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस केमिकल के छिड़काव से किडनी से लेकर त्वचा तक खराब हो सकती है। तो ये जो केमिकल है ये मतलब हमारे किडनी के लिए भी बहुत खराब है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत खराब है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यही केमिकल जब वो डालते थे तो बीजेपी वाले उसे जहर कहते थे। वही केमिकल जिसको ये आज से कुछ साल पहले जहर बताते थे, इन्हीं के विभाग ने उसी केमिकल का टेंडर करके दोबारा से वही केमिकल खरीदा गया है। इधर पिछली सरकार की नकल करने का आरोप झेल रहे मौजूदा जल मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि उनकी सरकार फिनलैंड से नदी साफ करने वाली एक मशीन मंगवा रही है, जो दिसंबर से यमुना की सफाई में लग जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का आज से आक्रामक प्रचार अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए यही बताने की कोशिश की कैसे आज से जो आक्रामक प्रचार प्रसार का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें एक और, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं और पीएम नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर से चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। इसी के साथ 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सबसे पहले पीएम कर्पूरी ग्राम जाकर सुबह 11 बजे भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित भी आज करेंगे। इसकी शुरुआत दोपहर 12:15 से समस्तीपुर और दोपहर 2 बजे से बेगूसराय में होगी। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और बक्सर में विशाल चुनावी सभा करेंगे अमित शाह। सिवान में मंगल पांडे के समर्थन में रैली भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आक्रामक प्रचार का सिलसिला लगातार एनडीए के, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से जारी है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। बक्सर में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सिवान में मंगल पांडे के समर्थन में रैली भी करेंगे अमित शाह। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हाजीपुर दौरा होगा। जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बिहार बड़ा फोकस, विधानसभा के चुनाव नजदीक और ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी। बिहार
को लेकर लगातार तैयारियां तेज होती जा रही है। नड्डा का आज हाजीपुर का दौरा होगा और कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। तो बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की चुनावी जनसभाएं भी होंगी। उसके पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। औरंगाबाद में चुनावी प्रचार करने पहुंचे जेपी नड्डा ने शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर आरजेडी को घेरा। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। इसी मंच से जेपी नड्डा ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म भी बताया। आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव का आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होने जा रही है। ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे तेजस्वी। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में रैलियां होने जा रही हैं। तो आज सियासत का सुपर शुक्रवार साबित होने जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव का भी आज से चुनाव प्रचार अभियान होगा शुरू। ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे तेजस्वी। सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सहरसा में तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां आज करने वाले हैं। दरभंगा की बात करें तो यहां पर दोपहर 12:15 पर रैली होगी। मुजफ्फरपुर में दोपहर 2 बजे जनसभा करेंगे। तो वहीं समस्तीपुर में दोपहर 3 बजे रैली करेंगे तेजस्वी यादव। और अब बात कर लेते हैं छठ के लिए घर जाने वालों की भीड़ की। जी हां, 4 दिनों के अंदर जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। हर हाल में वो अपने घर बिहार पहुंचना चाहते हैं और यही वजह है कि दिल्ली से चलने वाली बिहार की ट्रेनों में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को लगातार मिल रही है। नई दिल्ली से बिहार को जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में आज भी पैर रखने की लड़ाई थी। नई दिल्ली से चलने के बाद इस वक्त ये जो तस्वीर है वो आपको नजर आ जाएगी कि आखिर में बिहार जाने के लिए छठ का पर्व पर पहुंचने के लिए लोग इस वक्त बेहद ज्यादा उत्सुक हैं। ट्रेन के शौचालय के सामने जहां लोग खड़े होना भी पसंद नहीं करते, वहां नीचे फ्लोर पर बच्चों के साथ बैठकर लोग सफर कर रहे थे। चाहे वो कंपार्टमेंट के बीच का जो हिस्सा होता हो उसमें लोगों की तादाद हो, या फिर ये शौचालय के आगे का जो हिस्सा, इस वक्त आपको तस्वीर नजर आ रही होगी हमारे कैमरे पर। एक दूसरे से सटकर खड़े इन लोगों की कोशिश यही थी कि कहीं से भी ट्रेन के अंदर बैठने की जगह मिल जाए। ये कई घंटों तक इसी तरह खड़े होकर अब सफर करेंगे। और देखिए, बिहार जाने वाली ट्रेनों में आप सीट की लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से रिजर्व है। लड़ाई है किसी तरह ट्रेन में जगह बनाने की, उस पर चढ़ जाने की। हालात इतने यहाँ पर खराब हो गए हैं कि लोगों को ट्रेन के दरवाजे के पास या किसी सीट के पास खड़े होने की जगह यहाँ पर नहीं मिली, तो वो टॉयलेट के अंदर घुसकर ही यात्रा करने लगे। गोरखपुर में वैशाली एक्सप्रेस के टॉयलेट में एक साथ कई लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे। आगे जनरल डिब्बे की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये टॉयलेट में सफर कर रहे हैं। जो जगह मिला वहाँ बैठ गए। कहाँ बाथरूम है? बाथरूम में बैठे हैं अभी। इन्होंने शायद इतनी भीड़ और अव्यवस्थाएं देख ली होंगी कि उन्हें टॉयलेट में सफर करना भी सामान्य लगने लगा। और टॉयलेट की सीट इसी तरह लखनऊ में लोगों ने रेलवे ट्रैक पर चलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ट्रेन पकड़ने के लिए लोग पटरियों से ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहे थे। ऐसी ही लापरवाह भीड़ पर नजर रखने के लिए रेलवे ने दिल्ली में वॉर रूम बनाया है। पर देश भर के तमाम स्टेशन की मॉनिटरिंग की जाती है। कोई परेशानी नजर आती है, कोई भीड़ नजर आती है और आपको लगता है क्राउड बहुत ज्यादा है, तो इस वॉर रूम के जरिए तुरंत उस स्टेशन पर कॉल जाएगा। भीड़ कंट्रोल करने के लिए रेलवे पुलिस को हर स्टेशन पर अलर्ट पर रखा गया है। अब देखिए, इनमें जिन यात्रियों को ट्रेन में सीट नहीं मिली वो बस में सफर करने लगे और इसी का फायदा उठाकर बस वालों ने यात्रियों से 2 गुना किराया भी वसूला। बिहार जाने वाली बसों में बाकी दिनों से ज्यादा किराया देने के बाद भी लोगों को सीट नहीं मिली। कितना पैसा दिए? 2000 रुपया दिए। हाँ जी। और ऐसे ही खड़े होकर के? खड़ी होकर। सीट भी नहीं मिलेगी आपको? कहाँ सीट मिलेगी? आम दिनों में जिस बस का किराया 1000 रुपए रहता था, उसमें छठ के मौके पर 2500 रुपए तक लिए जा रहे हैं। ये 1200 से 1500 के बीच चलता है। 1000 रुपए करीब है। एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। हाँ, डबल दिया जा रहा है। इनमें से कई लोगों को तो एजेंट्स ने झूठ बोलकर बैठा दिया। इन 3 महिलाओं ने इस बस के मालिक को 4500 रुपए का भुगतान किया और इनसे वादा किया गया कि इनको जो है प्रॉपर सीट दी जाएगी।
लेकिन इनके नसीब में बस का फ्लोर ही आया। कुछ प्राइवेट बसों ने तो यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बस वालों ने यात्रियों को छत पर बैठाकर गाड़ी दौड़ाई। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के बस्ती जिले में एक ऑटो का बिना वजह चालान करना पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। दरअसल ऑटो चालक का बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसने जब पुलिस वालों से सवाल जवाब करना शुरू किया तो किसी से कोई जवाब देते नहीं बना। गलत आप चलेंगे तो आपको चालान होगा। There is no such law. There is no such law. No section. Nothing. आप दिखा दीजिए section that you have. क्या भी दिखाइए आप। ऑटो चालक का बेटा बस ये जानना चाह रहा था कि उसके ऑटो का चालान किस कानून के तहत किया गया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवक के मुताबिक जब सारे डॉक्यूमेंट हैं तब भी ऑटो का चालान क्यों किया जा रहा है। आप बोलना सीख लो, कैसे बोला जाता है, उसके बाद आप बात करना। आप सर आप अभी आप पहले आराम से इजी गोइंग हो जाओ। टॉपिक इजी गोइंग हो जाओ। बहुत ज्यादा टेम्परामेंट हाई मत करो, अपना इजी गोइंग बात करो। इजी गोइंग बात। दरअसल पुलिस ने ऑटो का 1500 रुपए का चालान कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर युवक अपने साथियों के साथ थाने पहुंच गया, जहां उसकी पुलिस वालों से खूब बहस हुई। पुलिस पर टारगेट पूरा करने के लिए चालान करने का आरोप लगा। बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई में एक पार्टी हॉल में आग का तांडव देखने को मिला, जहां हॉल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की 4 से 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। आग लगने की यह घटना मुंबई के दहिसर इलाके की है, जिस मेगा पार्टी हॉल में यह भीषण आग लगी उसके ठीक सामने शिवसेना शिंदे गुट की ओर से दहिसर रिवर फेस्टिवल का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन अचानक आग लगने की खबर से दहिसर रिवर फेस्टिवल में शामिल बड़ी संख्या में आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। समय रहते फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन पूरा हॉल जलकर राख हो गया है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हॉल में आग कैसे लगी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। एमएचबी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की वजह का पता लगा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इन दिनों एक तेंदुए की वजह से लोग काफी दहशत में हैं। ये तेंदुआ रात के वक्त एट्टीमदई इलाके में घूमता हुआ नजर आया और मवेशियों को अपना निवाला बनाता है। एक बार फिर तेंदुआ इस इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया। तेंदुआ कभी घरों की छत पर छलांग लगाता है तो कभी इलाके में घूमता हुआ नजर आता है। तेंदुआ जब गली में घूम रहा था तो उसे कुछ कुत्ते दिखाई दिए, लेकिन इन कुत्तों ने भौंककर तेंदुए को अपने होने की खबर दे दी। फिर क्या था, तेंदुआ कुत्ते के पीछे दौड़ा और फिर कुत्ते को अपना शिकार बनाया। एक और सीसीटीवी फुटेज में कुत्ता तेंदुए के जबड़े में जकड़ा हुआ दिखाई देता है। सीसीटीवी में कैद इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर इलाके के लोग सहम गए। ये इलाका जंगल के पास है, जिस वजह से तेंदुआ अक्सर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच जाता है। पिछले महीने भी तेंदुए ने 2 बकरियों को अपना निवाला बनाया था। वन विभाग की टीम बकरी का शिकार करने वाले तेंदुए की तलाश कर ही रही थी, तब तक एक और कुत्ते का शिकार हो गया। गांव के लोगों ने वन विभाग को तेंदुए के संबंध में पत्र लिखा है और मांग की है कि तेंदुए को पकड़कर जल्द से जल्द घने जंगल में छोड़ दिया जाए, जिससे वो वापस रिहायशी इलाके में न आ सके। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं सावधान करने वाली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक युवक पर रील बनाने का शौक ऐसा चढ़ा कि उसने न केवल अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया, बल्कि आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल पैदा कर दिया। पीली शर्ट पहना ये रीलबाज युवक बम फटने से पहले पूरे जोश में था। जैसे ही बम में चिंगारी लगी, ये शख्स बम के ठीक पीछे खड़ा हो गया और रील बनाने के लिए इसने शाहरुख के सिग्नेचर स्टेप को फॉलो किया। लेकिन इसे पता नहीं था कि चंद सेकंड्स में इसके साथ क्या होने वाला है। युवक ने जैसे ही पेट्रोल से भरे हुए इस बम में आग लगाई, एक जोरदार धमाका हुआ और दूसरा युवक भीषण लपटों की चपेट में आ गया। वहां पर मौजूद लोगों ने जिसने भी ये खतरनाक मंजर देखा वो सिहर उठा। वो तो गनीमत रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। परिजनों के मुताबिक युवक और उसके दोस्त पॉलीथीन में पेट्रोल भरकर बम फोड़ रहे थे और इस बार जानलेवा साबित हो गया।
फिलहाल इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका घर पर ही इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने 18 जुलाई को हुए एक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मृतक की भाभी को अरेस्ट किया। क्योंकि भाभी वर्षा बहन की शादी अपने देवर भूपेंद्र से कराना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र ने बहन से शादी नहीं की बल्कि उसके मामा की लड़की से शादी कर ली। इसी दौरान भूपेंद्र को अपनी भाभी के अवैध संबंधों के बारे में पता चला, जिससे अक्सर दोनों में विवाद होने लगा। एक दिन वर्षा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भूपेंद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दोनों ने मिलकर भूपेंद्र को किसी सुनसान जगह पर बुलाया और रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। वर्षा मृतक की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। शादी कहीं और हो जाने पर वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थी। इसी दौरान अपनी भाभी के गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंधों के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी, जिसका वो विरोध करने लगा था। वहीं पुलिस ने मृतक भूपेंद्र की भाभी वर्षा और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गौरव का एक साथी छोटे सिंह अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार की पत्नी नीलू रायकवार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो वहीं पति ने इसे सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है। ये वही नीलू रायकवार हैं जो करीब 8 महीने पहले झांसी में मंत्री संजय निषाद की रथ यात्रा के दौरान चर्चा में आई थी। कुछ दिन पहले भी मंत्री के सामने नीलू रायकवार ने सवालों की झड़ी लगा दी थी और पूछा था, जब पार्टी के अंदर ही महिला का उत्पीड़न हो रहा हो तो आखिरकार वो कहां जाएं? दरअसल सर्किट हाउस में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने मंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई थी। ना यहाँ के जिलाध्यक्ष बताते हैं, ना महिला मोर्चा की। हम लोग किस तरीके से आपसे बात करें? पुलिस के मुताबिक नीलू काफी समय से अपने पति से अलग होकर किराए के मकान में रह रही थी। नीलू ने पति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया था, जो अभी विचाराधीन था, लेकिन नीलू ने पहले ही आत्महत्या कर ली। एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। आसपास के लोगों से जानकारी की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इनका पति के साथ काफी दिनों से विवाद चल रहा है। इधर परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी शिव कुमार के कई लड़कियों से संबंध हैं, जिसे लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बात करते हैं अब हरियाणा की, जहां के करनाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गुब्बारे भरने वाले गैस सिलेंडर में अचानक से जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस धमाके से हर तरफ कोहराम मच गया। ब्लास्ट ऐसा जिसको देख दिल दहल जाए। धमाके की आवाज ऐसी जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। सुबह सवेरे जब करनाल नींद के आगोश में था, तब गली के बीचों बीच सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। धमाका जहां हुआ वहां सिलेंडर में गैस भरी जाती है। जिस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उसमें गुब्बारे की गैस भरी थी। धमाके के बाद की तस्वीरें और भी ज्यादा खतरनाक हैं। यही वो गुब्बारे का ठेला है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर दूर जाकर जमीन पर जा गिरा। यही नहीं, इस घर का दरवाजा भी इस ब्लास्ट का शिकार हुआ, तो कई घरों के अंदर लगे शीशे भी धमाके से टूटकर रेत की तरह बिखर गए। बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां के केकड़ी शहर में परंपरा के नाम पर खतरनाक खेल देखने को मिला। जब पटाखा युद्ध के नाम पर एक दूसरे पर जलते हुए पटाखे फेंके गए, इसमें कई लोग घायल भी हो गए। किसी ने इधर से मारा पटाखा, किसी ने उधर से उड़ाया पटाखा। दिवाली के त्योहार के बाद केकड़ी शहर में चल रहे इन पटाखों ने हाहाकार मचा दिया। परंपरा के मुताबिक दिवाली के 2 दिन बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दिन टीम बनाकर एक दूसरे पर पटाखों से हमला किया जाता है। इस दौरान सामने वाले पर खतरनाक पटाखे फेंके जाते हैं। प्रशासन ने इस जानलेवा परंपरा पर कई साल पहले ही प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन प्रतिबंध का बस इतना ही असर दिखा कि इस बार मैदान या सड़क पर नहीं बल्कि गलियों में ही पटाखा युद्ध का आयोजन हुआ। देखिए कैसे एक दूसरे की जान की फिक्र किए बिना युवक पटाखा फेंकते दिखे। इस दौरान रॉकेट और अनार जैसे खतरनाक पटाखे चलाए गए। पटाखा युद्ध की वजह से बाजार बंद रहे और लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक किसान परिवार की मेहनत और लगन की मिसाल देखने को मिली। 6 महीने तक पैसे जोड़ने के बाद किसान ने दीपावली पर स्कूटी खरीदकर अपना सपना पूरा किया। खास बात ये रही कि किसान बजरंग राम बोरे में 10 और 20 के सिक्के भरकर शोरूम पहुंचे, जिसे देखकर कर्मचारी भी हैरान रह गए। गिनती शुरू की गई और इन सिक्कों की खनक कई घंटे तक स्कूटी के शोरूम में गूंजती रही, क्योंकि किसान 40,000 के सिक्के लेकर आया था। गिनती के दौरान टेबल पर सिक्कों का अंबार लग गया। पैसों की गिनती पूरी हुई और किसान को बड़े सम्मान के साथ स्कूटी की चाबी दी गई। देखिए, बरेली में भाई दूज की खरीदारी करने पहुंचे लोगों के साथ भरे बाजार एक दारोगा ने जमकर बदसलूकी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वर्दी की हनक में ये दारोगा पुलिसिंग के सारे नियम और कायदे भूल गया। दारोगा नरेंद्र राघव पर वर्दी का नशा ऐसा चढ़ा कि इसने आव देखा न ताव दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को लात मारकर गिराना शुरू कर दिया। एक एक कर ये दुकान के बाहर खड़ी बाइक्स पर लात मारता रहा और उन्हें गिराता रहा। लोगों ने इससे ऐसा ना करने को कहा, लेकिन वर्दी के नशे में ये सब अपना सब्र खो बैठा। बहरहाल वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के आला अधिकारी भी तुरंत हरकत में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बरेली ने जांच सीओ आंवला को सौंपी, जिसके बाद आरोपी दारोगा नरेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम के चेहरे को लेकर जारी विवाद सुलझ गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने न सिर्फ महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरों का ऐलान किया, बल्कि एनडीए से उनके सीएम उम्मीदवार का नाम भी पूछ लिया। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत ने साफ किया कि महागठबंधन के जीतने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है, इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने और भी डिप्टी सीएम होने के संकेत दिए। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक मल्ला का बेटा निषाद अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पहला जीत है। सीएम और डिप्टी सीएम चेहरे का ऐलान करते हुए गहलोत ने एनडीए पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कहने से नहीं चलेगा। एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। अब देखिए, महागठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है, बल्कि ये बिहार को बदलने की लड़ाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार में डूबी बिहार की एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के लोग नीतीश जी को दोबारा सीएम नहीं बनाएंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। साथ ही सरकार बनाने पर नया बिहार बनाने की बात कही। तेजस्वी ने कहा कि जो काम 20 सालों में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार और अपराध से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। नया बिहार विकसित बिहार बनाकर दिखाएंगे। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार देंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम चेहरा घोषित करने पर महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। तो देखिए, तेजस्वी यादव के महागठबंधन के सीएम चेहरा बनने पर उनके भाई तेज प्रताप यादव ने हैरानी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं। वो तो बिहार की जनता करती है तय, नेता लोग थोड़े तय करता है। नेता लोग क्या तय करेगा? वो तो बिहार की जनता करती है तय, नेता लोग थोड़े तय करता है। नेता लोग क्या तय करेगा? वो तो देखिए, तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। पहला बयान आया बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने तेजस्वी को धारा 420 का आरोपी बताते हुए प्रदेश की जनता को चेताया। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं, जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी साठ फरियाद खड़ा कर देंगे।
वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को ठगबंधन बताया। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जबकि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर इसे महागठबंधन की महाभूल बता दिया। तो वहीं देखिए, महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम का प्रत्याशी घोषित किया। तो बिहार में मुसलमानों को लेकर अब नई सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और ओवैसी की पार्टी तेजस्वी पर अब हमलावर है। जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला। इस पोस्टर के जरिए बताया गया कि जिस समाज की आबादी 2.60% है उसे लड्डू दिया गया और जिन मुसलमानों की आबादी 18% है उसे कद्दू दिया गया। सवाल ये पूछा गया कि क्या मुसलमान केवल डराकर वोट लेने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के साथ है। महागठबंधन के इस ऐलान पर एआईएमआईएम भी भड़की हुई है। इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? उधर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि इस फैसले से विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है कि आज मल्लाह का बेटा को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाह रहे थे और निश्चित तौर पे हमारे गठबंधन में और भी समाज को लोगों को हम लोग जगह देने का काम करेंगे। हालांकि महागठबंधन ने साफ साफ कहा है कि जब सरकार बनेगी तो और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर मुस्लिमों के लिए कोई प्लान है तो उसका ऐलान क्यों नहीं किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया और हर जगह वो तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए। नीतीश कुमार की पहली चुनावी रैली छपरा जिले में हुई। यहाँ उन्होंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया और जोरदार हमला बोला। जो पुरनका है उसे बहुत गड़बड़ है, उसको कहीं वोट मत दीजिएगा, वो इधर उधर करता है। जानते हैं दो जगह हम लोग गड़बड़ किया था, हटाए थे और सब इधर उधर करता था, वो कोई काम नहीं करता है। पिछले दिनों नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मंच पर महिला नेता को माला पहनाते दिखे थे। इस वीडियो के जरिए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार छपरा में थे तो यहाँ भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते हुए माला पहनाया, जिस पर लोगों ने तालियां बजाई। देखिए, बिहार से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। कई नेताओं का जबरदस्त स्वागत हो रहा है तो कई नेताओं को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला दरभंगा से सामने आया है। आगे आगे नेताजी, पीछे पीछे नारेबाज करती जनता। वैसे तो चुनाव में प्रत्याशी के पीछे लोगों की नारेबाजी आम सी बात है, लेकिन यहाँ जो नारेबाजी हो रही है वो प्रत्याशी के समर्थन में नहीं बल्कि विरोध में हो रही है। हायाघाट सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र साहू गांव में वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन पूरा गांव उन्हें खदेड़ते हुए गांव के बाहर ले आया और बीजेपी प्रत्याशी भी चुपचाप यहां से चले गए। जीतने के बाद आया। विधायक से नाराज पब्लिक के गुस्से का एक वीडियो सामने आया जिसमें चौराहे पर विधायक रामचंद्र साहू को खड़ा करके लोग सवाल जवाब कर रहे थे और क्षेत्र में न आने पर नाराजगी जता रहे थे। चौराहे पर काफी देर तक ऐसे ही हंगामा चलता रहा और इसके बाद गांव वालों ने विधायक जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।